नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष प्रोग्राम, विशेष कार्यक्रम राजेश के अर्थराज में आपका स्वागत है, जहां राजेश महापात्रा ये अर्थशास्त्र के तमाम रहस्यों को हमारे सामने उद्घाटित करते हैं। आप पूछेंगे उद्घाटित क्या करना? दरअसल पूरे हफ्ते के अंदर जो आर्थिक स्तर पर क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या नई चीजें हो रही हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की का स्वास्थ्य कैसा है, रुपया ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, दुनिया भर की करेंसी में क्या हो रहा है, शेयर मार्केट में क्या स्थिति चल रही है, इन सब चीजों के संदर्भ में हम बात करते हैं आर्थिक स्तर पर, लेकिन उसके राज का उद्घाटन करते हैं राजेश महापात्रा। आज फिर हमारे सामने उपलब्ध है। दरअसल इन दिनों जो सबसे बड़ी चिंता और चर्चा है वो इस बात को लेकर है, भारत का रुपया इतना गिर क्यों रहा है 97 के पार में। पिछली बार भी इस बारे में चर्चा की थी। आज दरअसल राजेश महापात्रा इस रहस्य पर से उद्घाटन करेंगे कि क्या सिर्फ हिंदुस्तान की करेंसी गिर रही है या दुनिया की और करेंसी भी गिर रही है, और अगर गिर रही है तो बाकी की करेंसी की तुलना में भारत की करेंसी ज्यादा गिर रही है या कम गिर रही, और अगर ज्यादा गिर रही तो क्यों और कम गिर रही तो क्यों। तो दुनिया में बहुत बहुत पावरफुल करेंसी, इसके अलावा स्टॉक मार्केट में भी काफी गिरावट देखने को मिल रही है, तो उसके क्या हाल है, और क्या ये कोई भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर किसी संकट की ओर इशारा करते हैं। तो राजेश, आज जो हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे, क्योंकि करेंसी रुपया को लेकर बहुत चिंता है इस वक्त देश के अंदर, और दो तरीके के व्यूज आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप इसका जवाब दें। एक, आपके मित्र अरविंद पनगड़िया कह रहे हैं कि 100 के पार जाए तो जाए, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है, और आरएसएस कह रहा है किसी भी हालत में 100 के ऊपर न जाए, डॉलर के मुकाबले में रुपया 100 के पार न जाए। आपका क्या कहना? देखिए, अरविंद पनगड़िया जो कह रहे हैं ये बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का भी मानना है, और मैंने भी कई बार कहा है रुपए का डिप्रिसिएशन ऐसे में कोई चिंता की विषय नहीं होने चाहिए। हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, वो कॉन्टेक्स्ट को लेकर बात की जाती है। जिस कॉन्टेक्स्ट में रुपया गिर रहा है, जिन कारणों से रुपया आज गिर रहा है, उसके चलते रुपए का गिरावट एक चिंता की विषय है, जो शायद अरविंद पनगड़िया समझने में गलती कर रहे हैं। ये मेरी मानना है, क्योंकि आज अगर आप देखें तो आज जिस बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, रुपये का किस तरह से हम अभी तक जो आपके शो में बात की है, सिर्फ भारत का इंडिया के स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, रुपये को क्या हो रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, और उनके कारणों के बारे में हमने डिटेल में बात की है। लेकिन आज हम देखने जाएंगे कि पूरी की पूरी जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है। तो अगर आप चाहे तो शुरुआत करना हम स्टॉक मार्केट से कर सकते हैं कंपैरिजन, क्योंकि लोग बात कर रहे हैं लेकिन एक हम लोगों ने आंकड़े ठीक से नहीं देखे। अगर आप ये देखें शेयर बाजार की क्या हालत हुई है, हमें ये माना कि जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ, एक तरह से उसने एक पूरे विश्व स्तर में एक संकट, आर्थिक संकट पैदा कर दी, और उस आर्थिक संकट के भय और वो आर्थिक संकट के शुरुआत के कारण से पूरे विश्व भर में सारे जगह शेयर बाजार में बड़ी जबरदस्त गिरावट आई। लेकिन अब लगभग 3 महीने को होने आ रहा है, हम देखें तो कई सारे शेयर बाजार अच्छा खासा रिकवर कर गए। कुछ शेयर बाजार रिकवर नहीं कर पाए हैं, अभी भी डाउन है, और कुछ शेयर बाजार जब बहुत अच्छा किए हैं, कुछ शेयर बाजार बहुत खराब किए हैं। बहुत अच्छा करने वाले शेयर बाजार में अगर आप ये चार्ट देखें तो यहाँ साफ दिखता है कि दक्षिण कोरिया फरवरी 27 से लेकर आप अगर आज मई 22 यानी कि शुक्रवार तक जो मार्केट क्लोजर तक अगर आप कंपैरिजन देखेंगे, वहां शेयर बाजार 26% बढ़ा है। 26% बढ़ा, ये कोई शेयर बाजार यहाँ के आसपास नहीं आया है। अमेरिका, जो कि इस युद्ध के चलते काफी नुकसान उसको हो रहा है आर्थिक रूप से, उसके बावजूद वो 9% के करीब करीब वो स्टॉक मार्केट वहां पर ऊपर है। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग और चीज जो है उसके बारे में हम बात करेंगे, जापान मैंने आपके बहुत पहले एक शो में बोला था कि जापान को वॉच करने की आवश्यकता है। जापान एक अपने आप को एक अलग तरह से रिपोजिशन कर रहा है, और वहां हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ये मुझे याद है मैंने आपके शो में बोला था, और आज दिख रहा है जापानी स्टॉक मार्केट का रेजिलियंस
फरवरी 27 से लेकर मई 22 के अंदर पहले गिरा और उसके बाद रिकवर करके आज 7.5% ऊपर है। और सबसे आश्चर्य की जो बात है, जहां युद्ध हो रहा है खाड़ी में, जो सबसे सीधे सीधे इस युद्ध से इंपैक्ट हो रहा है सऊदी अरेबिया, वहां का भी स्टॉक मार्केट रिकवर कर गई है, 3% है। अब उसके मुकाबले में आप देखिए सिंगापुर, यूरोनेक्स्ट और चीन, लंदन के स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा मार खाया है। तो ये आप देखेंगे फिर भी जो है 0.1% और 1-2% के करीब करीब उस तरह से रहे हैं। लेकिन अगर आप इंडिया का कहानी देखें तो लगभग 6% गिरावट है, और ये 6% पिछले दो दिनों में थोड़े बहुत उछाल आने के बाद, नहीं तो 6% के ऊपर गिरावट। अब राजेश आगे एक्सप्लेन करो। मैं एक बार ग्राफिक्स लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। जो ये ग्राफिक्स देख रहे हैं आपने, बहुत सारी चीजें इसमें दिखाई पड़ी। जैसे दक्षिण कोरिया के बारे में राजेश ने कहा 25.7% का उछाल है उसमें। और इसके अलावा अगर आप ये देखें कि अमेरिका S&P 500 में 8.6% का, जापान निक्केई में 7.6% का, सऊदी अरेबिया जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि जहां युद्ध हो रहा है वहां के स्टॉक मार्केट में 3.0 का उछाल है, यूरो नेक्स्ट 100 में 0.1 का उछाल है, और सिंगापुर स्ट्रेट टाइम्स में 1.5 पर। जो गिरे हैं दरअसल वो है चीन शंघाई -1.2, लंदन फिट्स 100 ये 4.1, हांगकांग हैंसेंग 3.8 और भारत निफ्टी 5.8। यानी गिरने वालों में सबसे ज्यादा भारत है 5.8। तो एक तरफ दक्षिण कोरिया 25.7 का उछाल, दूसरी तरफ भारत 5.8% की गिरावट। जी सॉरी। हाँ, और आशुतोष मैं बता दूं, ये जो हम 10 स्टॉक मार्केट चुने हैं, ये विश्व के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे टॉप 10 स्टॉक मार्केट है विश्व के। ये हम आपको बताते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह आता है कि इसके साथ साथ एक तरह से कुछ देशों के लिए करेंसी का मूवमेंट में जुड़ा हुआ है, जो हम आपको बता चुके हैं। भारत में जो गिरावट आई है वो ज्यादातर विदेशी पूंजी जो यहां से निकल ही रही थी, पलायन शुरू हो गया था सितंबर 2024 में, जैसे हमने पहले भी बताया है, उसमें तेजी आ गई ईरान युद्ध से, और उसके चलते हमारे स्टॉक मार्केट के एक तरफ गिरावट आया और हमारे रुपए बहुत दबाव में आ गया, जिसके चलते हमारा रुपया भी काफी गिरा है। वो हम बाद में बात करेंगे उसके। लेकिन दक्षिण कोरिया अगर आप देखें 26% रिकवरी किया है, उसका कारण क्या है? अमेरिका ये सारे चीजों के बावजूद क्यों 9% अभी रिकवर करके 9% ऊपर है? इसके आशुतोष 2 बड़े कारण हैं। ये दोनों स्टॉक मार्केट में जो कंपनियों का शेयर्स एक्चुअली रैली ड्राइव कर रहे हैं, वो दरअसल में कंपनीज हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इर्द गिर्द जो बिजनेस हो रहा है, जो फ्यूचर का जो बिजनेस डायरेक्शन हो रहा है, उसको लगभग डोमिनेट कर रहे हैं। और ये नतीजा हो रहा है। एक तरफ तो आप जानते ही हैं, अमेरिका में जैसे एनवीडिया कंपनी है, ओपन एआई अब आ गया, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे कंपनी का शेयर प्राइसेस तो बहुत अच्छा खासा चढ़ा हुआ है। और ये युद्ध के बाद वहां पर ऑयल वगैरह कंपनीज का भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो रहा है। उसके बावजूद और कई सारे बड़े अमेरिकन कंपनीज का जो इनोवेशन लेड है, उनके परफॉर्मेंस काफी अच्छा रह रहा है पिछले कुछ महीनों से, और उनके ऊपर ईरान युद्ध का इंपैक्ट इतना नहीं हुआ। दक्षिण कोरिया में एक इंटरेस्टिंग चीज है, दक्षिण कोरिया आज के समय पर उसके जो 2 कंपनी है, उनमें से एक कंपनी को तो यहाँ पे सबको ही जानता है, सैमसंग। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जबरदस्त डोमिनेट करते हैं। शिप बिल्डिंग एक इंडस्ट्री है, वो वहां पर एकदम आगे बढ़ गए हैं, निकल के बढ़ गए हैं। और कई सारे ऐसे क्षेत्र है जो जहां पर उन्होंने विश्व बाजार में अपना एक मोनोपोली सिचुएशन बना लिया है। और ये सब हुआ है आशुतोष, इन्होंने कुछ साल पहले एक प्रोग्राम शुरू किया, वैल्यू अप, यानी कि वैल्यू चेन के ऊपर जाना है। यानी कि हमारा रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेंशन, इससे हमारे भविष्य की आर्थिक रणनीति
ड्राइव होगी, और उसका हम नतीजा अभी देख रहे हैं, उसके लाभ हम देख रहे हैं कि जब इतना बड़ा क्राइसिस हो गया, सारे दुनिया के विश्व बाजार में स्टॉक मार्केट गिरते गए, लेकिन दक्षिण कोरिया के मार्केट 26% ऊपर है। यहां विदेशी पूंजी भाग नहीं रही है, विदेशी पूंजी आ रही है। लेकिन अब आते हैं हम करेंसी के ऊपर। दक्षिण कोरिया का करेंसी भी लगभग उतना ही गिरा है जितना भारत गिरा है, लेकिन फर्क यह है हमारे यहां रुपये का डिप्रिसिएशन हमारे चलते नहीं हो रहा है, हमारे चाहते हुए नहीं हो रहा है। दक्षिण कोरिया इस अपना करेंसी को डिप्रिशिएट करने दिया है क्योंकि उससे उसको मौका मिला है अपना एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को आगे बढ़ाने के लिए। यानी कि वहां डॉलर भागने पर उनका जो साउथ कोरियन वॉन है वो नहीं गिर रहा है, बल्कि वहां बकायदा एक्सपोर्ट्स को और कॉम्पिटिटिव करने के लिए दक्षिण कोरिया अपना करेंसी अलाउ कर रहा है डिप्रिशिएट करने के लिए, ठीक जैसा कि जापान ने 2 साल पहले एक सोची समझी रणनीति अपनाई कि उन्होंने भी अपने जो जापानीज येन है उसको जबरदस्त डिप्रिशिएशन किया, और उससे 2 चीज हो गया। जापान का एक्सपोर्ट्स ग्रोथ में बहुत बड़ा उछाल आया, और साथों साथ जापान के अंदर टूरिज्म का जबरदस्त ग्रोथ हो गया, बिकॉज सडनली जापान, जिसको कि माना जाता था बहुत महंगा देश है, बहुत लोग बहुत सस्ता लगने लगा और जबरदस्त टूरिस्ट भागने लगे। यहां तक कि आपको मालूम है जापानीज व्हिस्की जो है दुनिया में सबसे अच्छी व्हिस्की माना जाता था। आपको मैं बता दूं 1.5 साल पहले वहां इतना टूरिस्ट का रश हो गया कि जापानीज व्हिस्की कंपनियों ने बोला कि हमारे सारे स्टॉक खत्म हो रहे हैं, हम सप्लाई नहीं कर पा रहे। तो जो अरविंद, आपका जो पहला सवाल जो था, अरविंद पनगरिया जब कहते हैं, मैं ये कहता हूं कि अगर आप अपना करेंसी को डिवैल्यू करा रहे हो एक सोच समझ रणनीति के तहत कि उससे आप अपना निर्यात बढ़ाना चाहते हो और अपना कॉम्पिटिटिवनेस हासिल करना चाहते हो, उसके लिए आपके पास एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी बना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस आपके पास है और मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी बना हुआ है, तब तो जस्टिफाइबल है। लेकिन अगर आपका करेंसी गिर रहा है इसीलिए कि आप कच्चा तेल खरीद रहे हो और आपके स्टॉक में और उसका कीमत बढ़ गया इंटरनेशनल मार्केट में 50%, तो आपका ऑयल इंपोर्ट बिल अचानक बढ़ गया, और दूसरे तरफ आपके स्टॉक मार्केट्स में विदेशी निवेशक भाग रहा है, उसके लिए अगर रुपया गिर रहा है तो वो कतई एक सही सिग्नल नहीं है इकोनॉमी के लिए। ये अरविंद पनगरिया बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, लेकिन मैं कहूंगा वो यहाँ पर वो शायद अपना इकोनॉमिक्स कम लगा रहे हैं, शायद उनका जो उनको शायद क्योंकि वो सरकार के साथ है तो हो सकता है सरकार के लिए कुछ सफाई दे रहे हो, मैं कह नहीं सकता हूँ। बिल्कुल सरकार के लिए। एक बार जरा जो आपने डॉलर के मुकाबले में जो करेंसी में गिरावट की बात की, उसको ग्राफिक्स को एक बार फिर अपने दर्शकों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि जब आप इस ग्राफिक्स को देखते हैं, ये जो बड़ी मीनार जो नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि ये करेंसी डॉलर के मुकाबले में कमजोर हो रही है। जो ग्रीन दिखाई पड़ रहा है यानी हरा दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब करेंसी मजबूत हो रही है। अब इसमें आप देखिए सबसे ज्यादा कौन करेंसी कमजोर हो रही है, वो है दक्षिण कोरिया की वॉन, जिसके बारे में भी राजेश ने एक्सप्लेन किया। 5.7%, थाई बात 5.6%, भारतीय रुपया 5.1%। अब तो और ज्यादा बढ़ गया होगा उसमें। जापानी येन 2.1%, मलेशियाई। आशुतोष यहीं पे मैं कह दूं, एक्चुअली ये चार्ट अगर आप 2 दिन पहले बनाते ना, सबसे ज्यादा गिरावट भारत का दिखाई देता। कल आरबीआई ने जबरदस्त मार्केट में इंटरवेंशन किया जिसके तहत ₹1 रिकवर किया, नहीं तो 6% के ज्यादा गिरावट था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जापानी येन 2.1%, मलेशियाई रिंगित जो करेंसी है 2.0%, यूरो 1.8%, ब्रिटिश पौंड 0.3%, हांगकांग डॉलर 0.2%, और 2 करेंसी जिसमें अब थोड़ी मजबूती दिखाई पड़ रही है वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में, जिसमें 0.4% की बढ़ोतरी है, और चीनी युआन 0.9%। ये हालत है।
और इसमें भी अगर आप देखें तो भारत का जो रुपया गिरा है, अगर राजेश की बातों को हम गंभीरता से लेते हैं गंभीरता से, तो आरबीआई के इंटरवेंशन के बाद भारत की करेंसी में जो गिरावट है वो तीसरे नंबर पर है, अन्यथा वो पहले नंबर पर होनी चाहिए 5.1। और राजेश ने जो एक्सप्लेन किया कि दक्षिण कोरिया की जो करेंसी गिर रही है वो इसलिए गिर रही है क्योंकि वो अपने एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं और जानबूझ के गिरा रहे, जैसा कि लंबे समय तक चीन के ऊपर आरोप लगता था कि डॉलर के मुकाबले में अपनी करेंसी युआन को वो लगातार डिप्रिशिएट करता था ताकि वो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस उसकी बढ़े और उसका सामान दुनिया में बिके। जी राजेश। नहीं, एक यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जो ये हमने जो सारे ये जो देश हमने देशों को लगाया और सब कॉन्टिनेंट यूरोप को भी लगाया, ये लगभग देखिए इसमें सारे ऑयल इंपोर्टर है, सारे ऑयल इंपोर्टर है अमेरिका को छोड़कर। अमेरिका जो है वो ऑयल इंपोर्ट नहीं करता है, वो तो सरप्लस प्रोड्यूसर है। यहाँ सारे ऑयल इंपोर्टर है, और इसमें अगर आप जापान को ले, थाईलैंड को ले, चीन को ले, मलेशिया को ले, तो इनका डिपेंडेंसी ऑन ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम अरब कंट्रीज उतना ही क्रिटिकल है जितना हमारा है। हाँ, यूरोप का थोड़े कम है इन देशों के ऊपर, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि यूरोप का जो करेंसी है उसके ऊपर उतना दबाव नहीं पड़ा है। लेकिन जिन लोगों का, जापान, चीन, मलेशिया, इनका कच्चा तेल का आयात के ऊपर हमारे जैसे डिपेंडेंसी होने के बावजूद इनके करेंसी का काफी इन्होंने बचाव कर पाया है और हम नहीं कर पाए हैं। एक ही जो देश है जो हमारे जैसे ही परफॉर्म कर रहा है और जो कि वो भी कच्चा तेल के ऊपर काफी डिपेंडेंट है, वो थाईलैंड। लेकिन देखिए थाईलैंड बहुत छोटा इकोनॉमी है, तो और वो इंपोर्टेड ऑयल के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, तो उसके ऊपर तो ये इम्पैक्ट होना ही था। और पिछले कुछ सालों से वहां थाईलैंड के जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, वो सब चीजों को लेकर थाईलैंड उतना मजबूत इकोनॉमी नहीं रहा जैसे पहले रहता था। ठीक है, तो थाईलैंड के साथ मुकाबला करके हम तो अपने आप को शाबाशी नहीं दे सकते। हमें देखना है चाइना का। देखिए एक तरह से चाइना का करेंसी काफी कंट्रोल्ड है, इसलिए उसके साथ कंपैरिजन करना भी कोई उतना ठीक नहीं रहेगा। हमें जो देखना चाहिए, यहाँ पर मैं जापान की बात लाऊंगा। जापान, देखिए जापान भी उतना ही डिपेंडेंट है जितना हम डिपेंडेंट है ऑन ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम द गल्फ। लेकिन जापान जो है पिछले 2 सालों में जापानीज इकोनॉमी एक तरह से विश्व बाजार में मार खाने लगा था। वो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस उसके वहां पर वो चाइना से कई जगह कम्पीट नहीं कर पा रहा था। कई जगह जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनसे भी वो मार खा रहा था। और एक समय में जिस तरह से जापानीज एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड ट्रेड को डोमिनेट कर रहे थे, वो जगह तो चाइना ने ले लिया उनसे। तो जापान ने बाकायदा एक रणनीति बनाया कि किस तरह से अपने आप को आगे किया जाए। तो उस समय जो इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे अबे, उन्होंने एक अनाउंस किया एक बड़ा प्रोग्राम कि इंडस्ट्री 5.0, यानी कि जो फ्यूचर रेवोल्यूशंस जो होंगे उस समय के लिए हम जापान को कैसे तैयार करें। और उसके लिए उन्होंने अपने कॉम्पिटिटिवनेस इंडस्ट्री का बढ़ाने के लिए काफी सारे मेजर्स लिए, जिसका डिटेल्स में तो हम अभी जा नहीं सकते। और कई सारे इस तरह के मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जिसके अंदर जापानीज येन को डिप्रिशिएट करने देना उनका एक सोची समझी कॉन्शियस डिसीजन था। और ये हुआ 2023-24 के दौरान, और उसका आज हम पूरा को पूरा इम्पैक्ट देख रहे हैं कि इस तरह का क्राइसिस के समय में अभी भी जापानीज करेंसी जो है अच्छा खासा पोजीशन पे खड़ा है। आशुतोष, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल 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 मैं सुन पा रहा हूं। तो मैसेज क्या है? व्हाट इज द मैसेज? मैसेज यही है कि देखिए जापान अगर अपना घर संभाल लिया सिर्फ 3 साल में, वो भी एक तरह से खिसक रहा था। और एक समय तो हम भी खुश हो गए थे कि जापान जो है 4था पोजीशन में है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और पिछले बार जब हमने कहा कि हम जापान को पार कर जाएंगे, हम 4th पोजीशन में आ जाएंगे, हालांकि हम नहीं कर पाए, हम 6th पोजीशन में भी है। लेकिन हम जापान से सीख सकते हैं, साउथ कोरिया से सीख सकते हैं। मैं इसलिए ये 2 चार्ट आज दिया कि इसमें एक हमें सबक है।
इन नंबरों को देखकर, इन आंकड़ों को देखकर हमें पहला सवाल तो पूछना चाहिए कि हमें हमारी हालत दूसरों से ज्यादा खराब क्यों हुई है युद्ध के। हमें एकदम ऑनेस्टी के साथ ये सवाल पूछना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, और हमें जवाब मिल जाएगी। जब जवाब मिल जाएगी फिर हमें ये पूछना चाहिए साउथ कोरिया ने क्या किया, जापान ने क्या किया, क्या और चाइना ने क्या किया, क्या हम वो चीज कर सकते हैं, इस पर बात होना चाहिए। अब समाधान, क्योंकि हम एक आर्थिक संकट हमारे ऊपर आ चुका है, हम यही कह रहे हैं कि ना केवल यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि सरकार जो है अभी तक जिस तरह से कमिटीज बैठा देनी चाहिए, बहुत सरकार के अंदर में नहीं सिर्फ बाहर से भी लोगों की सुझाव लेना चाहिए। हम कहेंगे ना केवल हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स दुनिया भर में बैठे हुए हैं, एक सरकार को इमरजेंसी मेजर लेकर इन सब को एक किसी ना किसी तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए एक सामूहिक सोल्यूशन कैसे लाया जाए उसके ऊपर चर्चा हो जाना चाहिए। ना कि आप एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग करते हो, वो भी 90 दिन के बाद, और वहीं एक ही आदमी बात करता है और कुछ बाबू लोग जो है वो प्रेजेंटेशन करते हैं। उनका बाबुओं का बस का बात नहीं है। आपको यहाँ एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, और वो एक्सपर्टीज अभी बहुत कम यहाँ पर है, लेकिन बाहर हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो देश के लिए कुछ करने को तैयार है। उनको लाइए, उनसे पूछिए साउथ कोरिया ने क्या किया, जापान ने क्या किया, क्या हम सीख सकते हैं, चाइना ने क्या किया। कई बार हमारे सामने होता है जो कर सकते हैं, जैसे इस क्राइसिस के दौरान चाइना ने अपने रिफाइनर्स को बोल दिया कि आप तेल बाहर एक्सपोर्ट नहीं करोगे। चाइना ने अपने सारे रिफाइनिंग कंपनी को बोल दिया, बैन कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, रिलायंस और नायरा, वो जो रशियन ऑयल खरीदते हैं, या ईरान से भी उन्होंने ऑयल खरीदा, वेनेजुएला से भी ऑयल खरीदा, और बकायदा हमारे यहाँ पे तेल नहीं है, तेल की क्राइसिस हो रही है, चाहे सरकार कुछ भी कह ले, लाइन लग रही है, और आपने इनको निर्यात करने दिया। आपको मैं आंकड़ा बता दूं, मार्च के महीने में $5.8 बिलियन का हमने रिफाइंड पेट्रो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किया था। ये इसमें से 90% रिलायंस का होता है। और अप्रैल के महीने में हम $7.6 बिलियन वर्थ पेट्रो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं। आप बताइए, 5.8 से ये क्राइसिस के दौरान ही 7.6, यानी कि लगभग आप कह सकते 30% एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट्स हो रहा है वहां से, और हम कह रहे हैं हमारे यहाँ तेल नहीं मिल रहा है। हम तो हमारे सामने था ना चाइना क्या कर रहा है, और सही कर रहा था। लेकिन हम क्या है, हमारी यहाँ राजनीति बीच में आ जाती है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि समय अब हो गया कि अगर हम वो क्रोनी कैपिटलिज्म के पीछा नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम लोग निकल नहीं पाएंगे इस क्राइसिस से कभी। बिल्कुल। उम्मीद है कि राजेश ने आज जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो एक रहस्य खोला है, उस पे हमारे दर्शकों को कुछ बातें समझ में आई होंगी कि दरअसल ये जो संकट है, चाहे करेंसी का हो चाहे स्टॉक मार्केट का हो, वो क्यों है, किस लिए है, और क्यों दूसरे देश मैनेज कर पा रहे हैं और हम नहीं मैनेज कर। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।